हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नील एसपी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी बोर्ड ने फाइनली अपने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th या 12th का, ठीक है, उसके अलावा जो बोर्ड वाले स्टूडेंट नहीं है यानी 9th और 11th का भी मॉडल पेपर जारी कर दिए अपनी वेबसाइट पे। ये अभी जो ये मॉडल पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया मॉडल पेपर है। आप भी इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर होता है ना, वो आपके पेपर में 100% आता है। इसके सारे के सारे पूरे क्वेश्चन आते हैं, हमने मतलब कई सालों से देख रखा है। अब कहोगे कि कैसे भाई, ये कैसे संभव कि सारे क्वेश्चन आएंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी एक सब्जेक्ट का 7 सेट होता है। जैसे इंग्लिश का होगा तो उसका पूरे यूपी में 7 सेट होगा, तो सातों सेटों में मतलब इस मॉडल पेपर से कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो इस पूरे, चूंकि आपको पता नहीं कि आपका कौन सा सेट आपको मिलेगा, तो इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो चलो इसको मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा देता हूं। और इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद या आप पहले भी जाकर उस वीडियो को देखकर और डाउनलोड कर सकते हो ये मॉडल पेपर। हालांकि अभी आपको वेबसाइट पे ना हर जगह ऊपर मतलब 2022-23 लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो उसमें 2023-24 लिखा हुआ दिख जाएगा। क्योंकि थोड़ा मतलब जो वेबसाइट होती है उसको अपडेट होने में या अपडेट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए 22-23 आपको वहाँ पे दिखाएगा, बाद में वो 2023-24 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले आप जानते हो कि टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा 70 मार्क का लिखित एग्जाम होगा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन केवल यहाँ हम ये जान लेते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में ये पेपर बटा हुआ है। पार्ट ए में 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा, ठीक है। और पार्ट बी में आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क इंडिकेट है कि वह कितने मार्क का क्वेश्चन है। चलो सिंपल, यहाँ अब हम लोग सीधे सीधे इस पेपर को सॉल्व करते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है ये भी थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखो, आपको गूगल पे जाना है, अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है और उसमें आपको यूपीएमएसपी टाइप करना है। यूपीएमएसपी टाइप कर आप सर्च करोगे तो गूगल में फर्स्ट ही वेबसाइट दिखेगी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी कर उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। अब यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप लेफ्ट कोने में, ठीक है, अपने मोबाइल के लेफ्ट साइड में कोने में आपको 3 लाइन दिखेंगी, ठीक है। उस लाइन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, महत्वपूर्ण लिंक पे क्लिक करना है और उसमें आपको मॉडल पेपर 2023-24 न दिखाई देकर अभी 2022-23 दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वो अपडेट हो जाएगा 2023-24 जल्द ही, मतलब जो वेबसाइट को मैनेज करता है वो कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है मॉडल पेपर 2022-23 वाले पे ही, ठीक है। क्लिक करते ही आपको पूरा का पूरा सेक्शन खुल जाएगा हर क्लास का। तो यहाँ भी आप ऊपर देखोगे 2022-23 लिखा हुआ ही आपको दिखाई देगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास 10th वाले सेक्शन में आकर आप हिंदी का या इंग्लिश का किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड करना, देखना उसके अंदर आपको 2024 लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये रहा आपको डाउनलोड करने का तरीका, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। अब चलो इस मॉडल पेपर को हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो, पार्ट ए में सबसे पहले आप जानते हो कि 20 एमसीक्यू आएगा। तो इंग्लिश में एमसीक्यू मतलब काफ़ी खतरनाक तरीके से आ रहा है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 वाला जो एमसीक्यू होगा वो पैसेज बेस्ड होगा, यानी यहाँ पैसेज दिया रहेगा और इसके आधार पे 3 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा। और जो यह पैसेज होगा ये आपके बुक से नहीं होगा, बुक से कहीं बाहर का होगा, ठीक है। यानी एक तरह से इसको अनसीन पैसेज बोल सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है इनका हम लोग आंसर देते हैं। हालांकि जो ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, आप मतलब देखोगे तो जो 2023 वाला मॉडल पेपर था ना, उसी को बोर्ड ने 2024 में भी जारी किया है, क्योंकि इंग्लिश में कोई पेपर पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इसलिए सेम टू सेम 2023 वाला ही मॉडल पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ही जारी किया है। हालांकि हिंदी में आप लोग देखोगे तो हिंदी में भी मतलब 2023 वाला ही मॉडल पेपर जारी किया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अंदर आप जाकर देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इससे भी प्रूव हो जाता है कि हाँ, ये 2024 का मॉडल पेपर है। चलो, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने से पहले मतलब एक ट्रिक इसे समझ लो कि क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब इफ़ हम अनेबल होते हैं
असमर्थ होते हैं, टू हियर यानी सुनना, और साउंड मीन्स एक आवाज़ को, इफ़ यदि हम एक आवाज़ को सुनने में असमर्थ होते हैं, यदि। इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। अब भाई इट इज़ टू लो, ऐसे तो आप इट इज़ टू लो पर मार दोगे भाई जब वो बहुत स्लो हो, लेकिन इसका एक्चुअल में आंसर क्या है इसको पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा पैसेज में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग देखते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। इधर ये देखो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मतलब जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, एक्सट्रीम्स मीन्स एक तरह से मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट को एक्सट्रीम बोलते हैं, मतलब जिसके आगे या जिसके पीछे कोई संभव ना हो, ठीक है। तो वही है कि द टू एक्सट्रीम आर, मतलब जब मतलब दो जो एक्सट्रीम्स होती हैं अलाइक यानी समान होती है, मीन्स इसका मतलब क्या है। अब इसके लिए चार ऑप्शन दिया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, या फिर सी दिया कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस, या ऑल ऑफ द एबव, या ये सभी सही हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे इस पैसेज के द्वारा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ओके, स्लो का अपोजिट कौन है पैसेज में, और ये आपका दिया हुआ है कि रेसिस्ट, रैपिड, लेजी और स्ट्राइक। अब चलो हम लोग ये पैसेज पढ़ते हैं और ये आंसर, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे पैसेज क्या है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, मतलब यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है सीखने के लिए। डैट कि इन ऑल मैटर्स, कि सभी मामलों में, इन ऑल मैटर्स सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं वो समान होती हैं। एक्सट्रीम्स मीन्स बताया मैं क्या कि जैसे अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे मैक्सिमम, और नीचे जा रहे हैं तो सबसे मतलब मिनिमम वाला पॉइंट, वो क्या कहलाता है, एक तरह से एक्सट्रीम कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या है कि इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, यानी सभी मामलों में जो दो एक्सट्रीम होते हैं वो अलाइक यानी समान होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ओके, मतलब जो एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी जो यहाँ मैक्सिमम वाला एकदम पॉइंट होता है और जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज यानी हमेशा होते हैं, सिमिलर यानी समान होते हैं। कैसे समान होते हैं, अब देखो यहाँ आगे बोला है कि व्हेन दी विब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो। ओके, जब लाइट का विब्रेशन, ठीक है, काफ़ी स्लो होता है, लाइट का विब्रेशन काफ़ी स्लो होता है, वी डू नॉट सी देम, तो उसे हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। नॉट डू वी सी, और हम नहीं उसे देख सकते हैं, सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, और हम उन्हें तब भी नहीं देख सकते जब वो काफ़ी तेज हो। तो यहाँ से हमें देखो पहला क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया। वी आर नहीं, ये तो साउंड वाला है, इधर इधर शायद था ये क्वेश्चन। ओके, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स इसका मतलब क्या है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है भाई साहब, यहाँ पे साफ कि अगर जो लाइट का वाइब्रेशन है, ठीक है, वो बहुत स्लो भी हो जाए तो हम उसे नहीं देख सकते, और जो लाइट का वाइब्रेशन है बहुत तेज भी हो जाए, यानी लाइट बहुत तेज हो जाए तो उसे भी हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग का आंखों का एक मतलब देखने की एक क्षमता होती है। उसी प्रकार साउंड के साथ होता है, ठीक है। साउंड भी काफ़ी स्लो हो जाए तो उसे भी हम लोग नहीं सुन सकते, और काफ़ी तेज भी हो जाए तो उसे भी हम नहीं सुन सकते। एक प्रयास होता है कि इतने इतने हर्ट्ज के बीच हमारा कान सुन सकता है। तो आगे वही लिखा है कि सो विथ साउंड, मतलब ऐसा ही कुछ आवाज़ यानी साउंड के साथ है। व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, यानी जब वह पिच में बहुत लो होता है तो उसे हम लोग नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, और जब यह बहुत हाई होता है, वी डू नॉट हियर इट, और जब यह बहुत तेज होता है तो भी हम इसको सुन नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़, ओके, मतलब हम साउंड को सुनने में कब असमर्थ होते हैं भाई साहब, यदि इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, तो ये दोनों अवस्थाओं में, क्योंकि यहाँ हमें यहाँ साफ साफ लिखा है पैसेज में कि जब यह काफ़ी मतलब लो होता है तब भी हम इसको नहीं सुन सकते, और यह काफ़ी मतलब हाई होता है तब भी हम इसको नहीं सुन सकते। तो ये तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही है भाई। तो ये आप देखो डी वाले ऑप्शन में बोथ एंड
बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट का आप लोग डी OMR शीट में भरोगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इधर आपका ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ओके, यहाँ पे स्लो का अपोजिट क्या है, तो देखो यहाँ पे एक स्लो शब्द आया था, यहीं पे हमने कहीं देखा था, इट इज़ टू स्लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइट आर टू स्लो, स्लो मीन्स बहुत धीमा। ठीक है, अगर धीमा, धीमा का यहाँ हमें क्या पूछा था, अपोजिट पूछा था। ठीक है, तो धीमा का अपोजिट यहाँ पे देखो रैपिड, व्हेन दे आर टू रैपिड, जब वो बहुत तेज हों तो भी हम उनको नहीं एक तरह से नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, मतलब हम उनको तब भी नहीं देख सकते जब वो बहुत तेज हों। ठीक है, तो स्लो का रैपिड, ठीक है, अपोजिट हमें स्लो मीन्स धीमा, रैपिड मीन्स तेज। तो यहाँ कह रहा था ना कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, तो वो हो जाएगा रैपिड आपका। इसका ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर, तो चलो इस प्रकार हमने 3 MCQ ये कर लिया। ठीक है, पैसेज बेस्ड। तो पैसेज का MCQ कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उस पैसेज को पढ़कर आंसर आपको ढूंढना है। ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, मैं जानता हूँ ये तो अगर पैसेज आ जाता है तो आप पैसेज भी नहीं पढ़ोगे, आपको आंसर भी याद हो गया होगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इधर अगला प्रश्न क्या है, उसके बाद देखो 4 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक तो देख लिया आप, अनसीन पैसेज से रिलेटेड MCQ रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है, 8 तक, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस और वहाँ से 8 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके एक तरह से इंग्लिश ग्रामर से होंगे, जिसमें आपका मतलब जैसे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, उसके अलावा आर्टिकल से भी हो सकता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन से यानी पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये क्या है कि आई और डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ भरना है कुछ, देयर विथ माई पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ भरना है। ओके, ये टेंस से रिलेटेड है। देखो अब यहाँ टेंस का फॉर्म दिया है, आई विल गो, भाई यहाँ विल गो भरा जाएगा। तो देखते हैं, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। अब देखो आई के साथ आपने पढ़ा होगा कि आई के साथ अक्सर शैल यूज किया जाता है, लेकिन आई के साथ विल भी ज़्यादा जोर देने के लिए आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ विल भी सही हो जाएगा। तो आई विल गो देयर, मतलब मैं गया जाऊँगा, विल गो भाई फ्यूचर है, तो मैं जाऊँगा देयर यानी वहाँ, विथ माई पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ। ठीक है, अब देखो तो ये भी सही है भाई, पहला ही सही है। दूसरा वेंट, अगर यहाँ पर वेंट भरते हैं तो आई वेंट, ओके, देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब अब ये आपका वेंट कहाँ लगता है भाई, पास्ट टेंस में लगता है, खासकर पास्ट आपका इंडेफिनिट में। ठीक है, तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था। तो भाई ये भी सही है, ये भी यहाँ पे भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हैड गॉन भरते हैं यहाँ पे, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, तो भाई ये भी सही है, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, हैड गॉन। ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका था, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, कोई भी भरो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया है कि ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ये सभी सही हैं। तो बिल्कुल ये डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का आप डी ऑप्शन पे रंगोगे। ठीक है, चलो ये टेंस से रिलेटेड था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ओके, मतलब आप अगर नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हो तो आप हो, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। देखो अगर आप नई चीज़ों को मतलब जानने की ज़्यादा इच्छा रखते हो तो आपको मतलब जिज्ञासु एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, क्यूरियस बोला जाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्यूरियस। बाकी ये क्या होता है, केयरलेस तो नहीं होगा भाई। केयरलेस, अगर आप चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हो तो आप केयरलेस हो, लापरवाह हो, नहीं, ये तो गलत है। अब देखो ये कॉन्शियस मीन्स एक तरह से होता है सचेत, जागरूक। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब जागरूक होते हो। या कॉशियस होता है सावधान, या इसका मतलब होता है अलर्ट। ठीक है, सावधान। क्लियर, तो इसका मैंने मतलब भी बता दिया। इन शब्दों को याद भी कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं अगला 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, ओके, ये आपका ये इधर उधर ये दे दिया है, इसको आपको रीअरेंज कर कर यहाँ पे बताना है कि कौन सा ये लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब इसको आपको सीधा कर कर अच्छे से आपको मतलब इसको कर कर आपको
मतलब एक तरह से ये टेंस से भी क्वेश्चन है, टेंस से ही रीअरेंजिंग का। इसको रीअरेंज कर कर और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको रीअरेंज कर चलो करते हैं। करते कि हम लोग ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। देखो ऑप्शन के अनुसार जल्द पकड़ में आ जाएगा। माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। अब देखो ये आप पढ़ोगे तो ये ऐसे ही आपको मतलब ये गलत टाइप का लगेगा, ठीक है। माई ट्वाइज, ठीक है, लव्स टू नहीं, यहाँ पे देखो पहले ही ट्वाइज आ गया है, मतलब ये गलत है भाई एक तरह से, ठीक। अब देखो ब्रदर लव्स हिज ट्वाइज टू माई से, इसी तरह आप पढ़ोगे तो ये भी आपको भाई ये गलत दिखेगा। भाई माई तो शुरू में लगेगा क्योंकि माई आपका मेन सब्जेक्ट है। टेंस में आप जानते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो भी और बचता है पार्टिसिपल वो आता है। तो इसके अनुसार तो ये भी गलत। अब देखो माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद लव्स ये वर्ब है, टू शेयर हिज ट्वाइज ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट है। और आप पढ़ोगे तो भी आपको ये अच्छा लगेगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइज, ठीक है। और टू शेयर माई ब्रदर ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। चलो इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है यानी गलत शब्द है। ओके, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो देख लेते हैं। देखो एबंडेंस, देखो यहीं पे गलत है। एबंडेंस में DANC होता है, DANCE, यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नहीं बल्कि ए रहेगा, तो ये तो आपका गलत है। अब देखो ये अटेंडेंस है, ठीक है। अटेंडेंस में ATTENDANCE, ठीक है, ये तो आपका मतलब एक तरह से सही है। और उसके बाद एक्सेप्टेंस ACCEPT ये भी सही है। एक्वाइंटेंस, ठीक है, एक्विंटेंस भी इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका होता है जान पहचान, फैमिलियर, ठीक है। तो ये भी सही है। यानी हमें मिस स्पेल्ड यानी गलत छाटना था तो गलत पहला ही है। तो आप 7वें का भाई OMR शीट में पहला आप लगा दोगे, सिंपल। चलो उसके बाद 8वां प्रश्न क्या है कि ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल्स, मतलब वो जंप किया किस में, कुएं में डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो देखो जंप्ड, ठीक है, जंप्ड के साथ हमेशा इनटू, ठीक है, मोशन के साथ हमेशा इनटू आता है। तो जंप इनटू द वेल या जंप इनटू द रिवर हमेशा इनटू आएगा, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहा। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा, ठीक है, ये आपका प्रोज से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो रहेगा ये आपके प्रोज वाले सेक्शन से रहेगा। मतलब यहाँ पे एक पैसेज आपको दे देगा, प्रोज के किसी भी चैप्टर से आपका पैसेज दिया रहेगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखो इस पैसेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो अगर आप मतलब पहले से ये पढ़ चुके हो अपना सारा का सारा चैप्टर इंग्लिश का प्रोज का अच्छे से, तो यहाँ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो और आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। जैसे ये देखो NA वाला जो पोएम है, ठीक है, ठीक है, तो इन NH पोएम, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ NA फ्रैंक, उसी का ये मतलब एक तरह से लाइन है, ठीक है। क्या है, इन NA पोएम्स, ठीक है, द डकलिंग एंड फादर स्वाम सिंपलाइज। ओके, मतलब जो NA पोएम थी उसमें भाई जो टीचर, आप जानते हो कि NA के जो टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, वो मतलब उसको मतलब लिखने को बोलते हैं, एक तरह से निबंध लिखने को बोलते हैं, ठीक। तो उसमें बार बार वो गलतियाँ करती है और अंत में एक मतलब लिखती है, तो उससे वो उसका टीचर भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो वही कह रहा है कि इन NA पोएम्स की मतलब जो NA का पोएम होता है उसमें जो डकलिंग्स है और जो फादर स्वयं है वो किसको सिंबलाइज करता है। तो यहाँ देखो इसको आप पढ़ते रहना, इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी। लेकिन मैं आपको थोड़ा कहानी यहीं पे बता देता हूँ। देखो मतलब एक टीचर थे NA के और एक NA थी, ठीक है। तो NA जो स्टूडेंट थी क्लास में काफ़ी बात किया करती थी, ठीक है। तो टीचर इससे काफ़ी परेशान थे। तो टीचर इसको मतलब ज़्यादा होमवर्क मतलब एक तरह से दे दिए, तो उसी में मतलब ये बार बार परेशान होकर लास्ट में एक मतलब लिखती है, एक मतलब पोएम लिखती है और उसमें एक डकलिंग, ये डकलिंग मीन्स वही मतलब फादर, मतलब हंस में फादर, ठीक है, अपने बच्चों को क्या करता है कि वो ज़्यादा भाई उसके बच्चे, आप जानते हो कि भाई डक के बच्चे मतलब च्यू 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 हमेशा करते रहते हैं, तो उसके कारण उनको मार देता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मतलब सिखाना चाहती है कि मतलब कोई ऐसे कैसे कर सकता है भाई, अगर वो मतलब वो मतलब उसके बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे, तो उनका तो वो काम है चिड़चिड़ाना, ठीक है। तो इसी से ये प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ मतलब NA पोएम द डकलिंग्स
एंड फादर स्वयं यहाँ पे उसी प्रकार क्लास में भाई मतलब भाई एन कहती है कि मैं तो अभी बच्ची हूँ तो मैं बात ही नहीं करूँगी, एक तरह से इसके थ्रू अपने आपको सिंबलाइज करती है। ठीक था, ठीक है। तो इन एन ए पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वयं, तो फादर स्वयं एक तरह से टीचर को सिंबलाइज करता है और डकलिंग जो है एन ए को एक तरह से आप मतलब सिंबलाइज करता है। तो चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, तो एन ए एंड मिस्टर किसिंग, तो हाँ एन ए जो डकलिंग है वो एन ए को, और जो फादर स्वयं है वो मिस्टर किसिंग जो मैथ मतलब टीचर थे एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकाज, बिकाज भाई मतलब उसको ज़्यादा होमवर्क एक तरह से देते थे, बिकाज क्योंकि ही हेटेड हर, वो उससे मतलब हेट करते थे, या एन ए वॉज पुअर इन मैथ, या एन ए हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, या एन ए टॉक टू मच। ओके, क्योंकि एन ए बहुत क्लास में बात करती थी इसलिए उसको टीचर जो थे वो बहुत काम दिया करते थे, सिंपल। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया। बाकी इसको आप लोग मतलब ये पैसेज को पढ़ोगे तो भी इस पैसेज से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप पहले से, क्योंकि आपका प्रोज जो बुक है उसी का ये पैसेज है, तो पहले से मतलब आप पढ़े रहोगे तो आपको मतलब आपका टाइम भी बचेगा, सिंपल। तो इसलिए आप सारा का सारा अपना चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं, अगला इधर आ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट। अगला प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। ओके, अब देखो ये डायरेक्ट आपका एमसीक्यू होगा, डायरेक्ट एमसीक्यू। ठीक है, कहाँ से? प्रोज से। पीछे हमने देखा कि 2 एमसीक्यू मतलब एक पैसेज दिया था, ये आपका यहाँ पे देखो ये पैसेज दिया था आपके प्रोज से, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे 2 एमसीक्यू था। लेकिन अब यहाँ आपका प्रोज के किसी भी चैप्टर से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा, 3 थे। ठीक है, 11, 12 और 13, यानी 5 एमसीक्यू आपके प्रोज से आएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। तो देखो जैसे मंडेला पास्ड, यानी मंडेला जो नेल्सन मंडेला थे उनकी बात की जा रही है यहाँ, पास्ड और खाली स्थान है ईयर इन जेल, कितने मतलब ईयर उन्होंने जेल में बिताया मंडेला ने। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो भाई 27 ईयर या 32 या 30 या 29, तो लगभग वो 27 ईयर तक जेल में बिताए। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है ये महासीर व इज, यहाँ पे खाली स्थान फॉन्ड इन कुर्ग। ओके, महासीर इज मतलब महासीर है, और मतलब एक, और खाली स्थान भरना है फॉन्ड इन कुर्ग जो कुर्ग में पाई जाती है। देखो आप लोग का ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है ना, उसी में एक सिलेबल है कुर्ग, मतलब एक तरह से चैप्टर ही समझ जाओ, उसी में आप पढ़ोगे तो ये मतलब मिलेगा। ठीक है, तो महासीर जो है एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कुर्ग में पाई जाती है, सिंपल। तो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। स्मॉल यहाँ नहीं, स्मॉल नहीं, और लार्ज ब्रैकिस नहीं। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि दी बस कंडक्टर वाज ओके, जो बस कंडक्टर था वो था। ओके, ये मैडम राइट्स जो आप लोग का चैप्टर है ना, उससे ये यहाँ पे है चैप्टर। दी बस कंडक्टर वाज खाली स्थान मैन, कैसा आदमी था भाई? रूड था, जॉली था। ठीक है, जॉली मीन्स एक तरह से मजाकिया, या सेल्फिश था, या स्ट्रेंज मीन्स अनोखा, सेल्फिश मीन्स एक तरह से आप जानते हो लालची। ठीक है, और रूड मीन्स एक तरह से रूडी व्यक्ति, हमेशा मतलब रहन गुस्सैल टाइप का, एक तरह से रूड रहने वाला। ठीक, तो भाई बस कंडक्टर एक मजाकिया व्यक्ति था, जॉली मैन था। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या होगा कि यहाँ पे भी ये एक पैसेज दिया रहेगा, लेकिन ये जो पैसेज अब होगा ये आपके प्रोज से ना होकर आपका पोइट्री से होगा। ठीक है, पोइट्री से होगा। पोइट्री का कोई भी 2 या 4 लाइन दे सकता है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो यहाँ 15, इसमें आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो इनको हम लोग कर लेते हैं। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ओके, ये अमांडा वाले से दिया हुआ है, तो अगर आप पहले से पढ़े हो तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स? भाई इन एबव लाइन्स में स्पीकर कौन है? तो भाई कौन है? तो भाई अमांडा के माता पिता होते हैं, क्योंकि वो अमांडा को बार बार बोलते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। आपने अमांडा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हर पेरेंट्स, ठीक है, इन वो लाइन के स्पीकर कौन है? तो उसके पेरेंट्स हैं अमांडा के। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लो कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ये कौन कहते हैं? ये अमांडा के माता पिता यानी पेरेंट्स उसको बोलते हुए कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 14 के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है कि दी स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ओके, जो स्पीकर हैं यानी एक तरह से पेरेंट्स,
जो हैं इस प्रकार बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार बोलते हैं किस प्रकार कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, इस प्रकार क्यों बोलते हैं, मतलब बिकॉज, क्योंकि, मतलब इस प्रकार बोलते हैं क्योंकि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, जो अमांडा थी एक अनरूली गर्ल थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अनरूली गर्ल थे, अनरूली मीन्स एक तरह से अनियंत्रित, रूल को ना फॉलो करने वाली, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं था। अमांडा रिमेंस अनटाइडी, हमेशा मतलब अमांडा रिमेंस में रहती थी अनटाइडी, अनटाइडी मीन्स एक तरह से लापरवाह, ठीक है, तो या गंदी टाइप की रहती थी, तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, तो या फिर ही वांट टू स्कोल्ड अमांडा, तो ये भी नहीं है कि वो अमांडा को डांटना चाहते थे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे ये सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14-15। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे वो सीधे सीधे आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो है, ठीक है, या जिसको आप फुटप्रिंट विदाउट फीट बोलते हो, उससे आपके 5 MCQ होंगे डायरेक्ट, जो पीछे सबसे थर्ड वाला पार्ट है आपका। एक तो प्रोज हो गया, एक पोइट्री हो गया और एक सप्लीमेंट्री रीडर। तो यहाँ सप्लीमेंट्री रीडर से 5 MCQ होंगे, ठीक। 15, 16, 17, 18 सॉरी 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 यानी 5 डे। तो चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इन पांचों ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। इसमें देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, ओके, ये ट्रिकी वाले चैप्टर से है। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ओके, मतलब ट्रिकी को एक तरह से परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे या रखे थे, बिकॉज, क्योंकि मिसेज पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, मतलब जो मिस्टर पंपरे थी यानी जो डॉग की मालकिन थी मिस्टर पंपरे, वो ट्रिकी को बैक नहीं चाहती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि बैक नहीं चाहती थी भाई, वो डॉक्टर के पास था ना ट्रिकी, तो उसको वापस नहीं चाहती थी, ऐसा थोड़े है, वो चाहती थी वापस, क्योंकि डॉक्टर उसको क्या कर ले गया था कि ये काफ़ी बीमार है, ये है वो है, आप इसको हॉस्पिटल में ले आओ, तो भाई वो हॉस्पिटल में लेकर चली गई थी, ठीक है। उसके बाद ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ठीक है, तो ये भी गलत है बिल्कुल, आप पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ेदार मतलब चैप्टर है। मिस्टर पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल डैट द डॉक्टर्स इंजॉयड, ये बिल्कुल राइट है भाई, वो डॉगी को अपने पास रखे थे डॉक्टर, और उसको काफ़ी दिनों तक रखना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि जो भाई इस डॉगी की मालकिन थी मिसेज पंपरे, ठीक है, वो काफ़ी धनी थी, तो वो साथ में डॉक्टरों के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए भेज देती थी और डॉगी को भी काफ़ी सारी मतलब मस्त मस्त चीज़ें खाने को भेजती थी, तो वो डॉगी को ही ना खिलाकर खुद खा लेते थे, ठीक है। तो इन्हीं सब लालच की वजह से वो डॉक्टर उसको ज़्यादा दिन तक अपने पास रखना चाहते थे, ठीक है। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 17। अनिल टॉट हरि सिंह, जो अनिल है उसने टॉट यानी एक तरह से पढ़ाया हरि सिंह को, क्या पढ़ाया भाई, तो कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स, तो भाई कुक एंड राइट, ठीक है, कुक एंड राइट और एड नंबर को ऐड करना, तो उसने वादा किया कि वो सिखाएगा, ठीक, सिंपल। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, ओके, ये द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले चैप्टर से है। इसमें कह रहा है कि जब मतलब द बुक गिफ्टेड, मतलब जो बुक गिफ्ट की गई थी इब्राइट को बाय हिज मदर वाज, वो कौन सी थी, तो भाई द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ये आपका द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स वो बुक का नाम था, ठीक है। उसके बाद देखो 19 वाला प्रश्न क्या है, 19 नंबर वाला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यह है, ठीक है, यह प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, ओके, जो मटिल्डा थी उसको इसमें से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्क्राइब करता है। तो भाई मटिल्डा ये किस में आती है, मटिल्डा द नेकलेस वाला चैप्टर है ना, उसमें ये पात्र आता है, ठीक है। तो मटिल्डा को कौन सा इसमें डिस्क्राइब करता है कि वो रिच थी, नहीं वो रिच नहीं थी भाई साहब, ऐसा नहीं है। उसके बाद फैशनेबल तो थी भाई, फैशनेबल तो थी। एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस यानी अभिलाषी, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा अभिलाषा रखने वाली, बिल्कुल थी। मिडिल क्लास, हाँ मिडिल क्लास फैमिली से थी, ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये क्यों गलत है, एम्बिशियस मिडिल क्लास थी, सेटिस्फाइड नहीं थी भाई, वो संतुष्ट नहीं थी किसी भी चीज़ से, तो ये गलत। रिच तो नहीं थी, तो ये आपका बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। अब इधर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, और इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा MCQ समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ओके, भोली जो थी उसको स्कूल भेजा गया, ठीक है, किस लिए भेजा गया, ठीक, ये भोली वाले चैप्टर से फर्स्ट ऑप्शन कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू शो, या फिर हर मदर वांटेड टू हर एजुकेटेड, तो ऐसा भी नहीं है। एवरीबॉडी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, भाई ठीक है, मोरल तरीके से तो ये सही है, लेकिन मतलब कहानी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, तो ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चैप्टर के अनुसार, ठीक है। तो ये रहा आपका 20 MCQ, ठीक है। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में हमने 20 ये MCQ कर लिया, ठीक। पार्ट 2 में अब हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो ये तो अब MCQ टाइप के प्रश्न थे और मार्कशीट वाले, अब ये आपके नॉर्मल कॉपी पे अब लिखने वाले सब प्रश्न होंगे, तो इनको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आप जाकर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लेना, और हमारी एप्लीकेशन है UP MSP स्टडी कर इससे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।